जय हिंद दोस्तों आज हम टॉपिक लेते हैं आर.एच. विटेकर का वर्गीकरण। और आर.एच. विटेकर के वर्गीकरण में मैंने इससे पहली वाली वीडियो में लेक्चर दिया था और उसमें आपको आर.एच. विटेकर का वर्गीकरण पढ़ाया था। और वहां मैंने आपको बताया कि आर.एच. विटेकर ने सन 1969 में जीवों को 5 जगतों में बांटा। और कौन कौन से 5 जगतों में बांटा था? उन्होंने जीवों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया में बांटा था। तो इस प्रकार उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया। और 5 जगत वर्गीकरण का जो क्लासिफिकेशन है, तो वहां हमारा टॉपिक अधूरा रह गया था, तो उस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं और देखते हैं। तो जो आर.एच. विटेकर थे, उन्होंने अपना जो 5 जगत वर्गीकरण दिया, तो उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया 5 जगतों में जीवों को बांटा था। तो इसमें हम देखते हैं कि लक्षण देखें तो लक्षण में जो काय की संरचना होती है, तो दोस्तों जो काय की संरचना होती है जिसको हम शारीरिक संरचना भी कहते हैं। तो अगर हम देखें मोनेरा की जो काय की संरचना होती है यह एक कोशिकीय होती है, और जो प्रोटिस्टा होते हैं उनकी काय की संरचना एक कोशिकीय होती है। परंतु जो फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के जो जीव होते हैं उनकी काय की संरचना बहुकोशिकीय होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, इसमें उपस्थित जो जीव हैं वह एक कोशिका से बने होते हैं, परंतु फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के जो जीव हैं वह बहुकोशिकीय होते हैं, अर्थात वह बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इसके बाद देखें कोशिका प्रकार। अगर हम कोशिका प्रकार देखें तो कोशिका प्रकार में जो मोनेरा होता है उसकी कोशिका प्रोकैरियोटिक आकार की होती है, और जो प्रोटिस्टा होता है उसके जीवों की जो कोशिका है यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। फंजाई के जो जीव हैं, एनिमल्स हैं, उनकी कोशिका यूकैरियोटिक होती है। प्लांटी की कोशिका जो है वह भी यूकैरियोटिक होती है, और एनिमिलिया में जो जीव आते हैं उनकी कोशिका भी यूकैरियोटिक होती है। तो कोशिका का जो प्रकार देखते हैं हम, तो हमने देखा कि मोनेरा को छोड़कर, क्योंकि मोनेरा की जो कोशिका होती है उसका प्रकार प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है, परंतु मोनेरा को छोड़कर जितनी भी जगत हैं जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इन सभी जगत की जो कोशिका प्रकार है वह सभी का यूकैरियोटिक कोशिका प्रकार होता है। तो दोस्तों जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका है इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसमें जो केंद्रक होता है वह कोशिका के अंदर उपस्थित होता है, और केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, और इस केंद्रक के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए वह उपस्थित होता है। साथ साथ जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, अर्थात जिनको हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं वह उपस्थित होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स आदि जैसी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। परंतु जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, और जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वह डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में डला रहता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें जो कोशिकांग होते हैं अर्थात सेल ऑर्गेनेल होते हैं वह भी अनुपस्थित होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड आदि जैसी संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मोनेरा होते हैं उनकी जो कोशिका प्रकार होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। मोनेरा को छोड़कर बाकी सभी जो जगत हैं, चाहे वह प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटी हो, एनिमिलिया हो, इन सभी जगत के जो जीव होते हैं उनका कोशिकीय प्रकार यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। और जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसको हम डिटेल्स में अपने आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ मैंने बेसिक जानकारी दे दी है, अभी इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों केंद्रक झिल्ली। तो मैंने आपको बताया कि जो मोनेरा होता है और मोनेरा की जो कोशिका प्रकार होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे दे रखा है जो केंद्रक झिल्ली होती है वह अनुपस्थित होती है, परंतु जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अलावा जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया की जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इन सभी में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। तो प्रोटिस्टा में भी केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, फंजाई में भी केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, प्लांटी में भी केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, और एनिमिलिया में भी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसके बाद अगर हम देखें पोषण की जो पोषण है, पोषण में देखें तो जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया है, इन के अंदर जो आने वाले जीव हैं वह किस प्रकार का पोषण करते हैं।
अगर हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में जो जीव उपस्थित होते हैं उनमें दोनों प्रकार का पोषण पाया जाता है, स्वपोषण और परपोषी। अर्थात हम कह सकते हैं कि मोनेरा के अंदर आने वाले जो जीव हैं, जो कि बैक्टीरिया या जीवाणु आते हैं, उनमें से कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं और कुछ जीवाणु परपोषी होते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है। तो स्वपोषी हम उन जीवों को कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें परपोषी, तो परपोषी कौन से जीव होते हैं? परपोषी वह जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ बैक्टीरिया जो हैं विभिन्न प्रकार के जीवों के अंदर इन्फेक्शन करते हैं या उन जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं वह भी दो प्रकार के होते हैं। अगर वह भोजन स्वयं बनाते हैं तो स्वपोषी कहलाते हैं, अगर वह भोजन दूसरे जीवों के अंदर रहकर या उनके ऊपर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं तो वह परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। इसी प्रकार जो प्रोटिस्टा के अंदर जो आने वाले जीव हैं वह भी दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी तथा परपोषी। कुछ जीव स्वपोषी होते हैं और कुछ जीव जो होते हैं वह परपोषी होते हैं। परंतु इसमें जो एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि युगलिना, युगलिना जो जीव है अगर इसको हम देखें तो युगलिना जंतु और पौधों के बीच की कड़ी है। जंतु और पौधों के बीच की कड़ी कैसे है? जंतु और पौधों के बीच की कड़ी इस प्रकार से है क्योंकि जो युगलिना है यह फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जैसे तालाब है आपका, तालाब के अंदर युगलिना आपको मिल जाएगा। अगर आप तालाब के अंदर से एक बूंद पानी लेके आओगे और इसको एक स्लाइड्स पर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखोगे तो आपको असंख्य युगलिना दिखाई दे जाएंगे। और जो युगलिना होता है, अगर युगलिना को हम देखें तो युगलिना कहने को जंतु है, और जंतु कैसा है? एक कोशिकीय जंतु है। तो युगलिना जो है एक कोशिकीय जंतु है, परंतु इसके अंदर प्लास्टिड उपस्थित होता है, अर्थात लवक पाया जाता है इसकी कोशिका के अंदर। क्योंकि युगलिना एक कोशिकीय जीव है और एक कोशिका से बना होता है, और इस एक कोशिका के अंदर ही युगलिना को अगर हम देखें तो इसकी कोशिका के अंदर प्लास्टिड या लवक पाया जाता है, और उस लवक के अंदर उपस्थित होता है क्लोरोफिल या पर्णहरित, या जिसको हम पर्णहरित कहते हैं। तो इस युगलिना के अंदर प्लास्टिड, प्लास्टिक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण जो युगलिना है वह हरे रंग का होता है। तो युगलिना जो है अगर तालाब के अंदर कीट उपस्थित होंगे तो युगलिना उन कीटों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है, अर्थात तो वह किस तरीके से व्यवहार करता है? वह परपोषी की तरह व्यवहार करता है। क्योंकि हमने बोला था कि जो जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं वह परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। अगर तालाब के अंदर जो कीड़े हैं अगर वह नहीं उपस्थित होते तो जो युगलिना है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी भोजन स्वयं बना सकता है, इसलिए युगलिना जो होता है स्वपोषी भी होता है। तो युगलिना जो है स्वपोषी होता है, अर्थात तो वह पेड़ पौधों की भांति कार्य करता है। अगर युगलिना विषमपोषी की तरह पोषण करता है, अर्थात तो वह जंतुओं की तरह व्यवहार करता है, इसलिए युगलिना को हम जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी कहते हैं। इसके बाद देखें जो फंजाई है, फंजाई में जो उपस्थित एनिमल होते हैं यह सभी परपोषी होते हैं, अर्थात ये दूसरे जीवों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी पशु हैं या अन्य जानवर हैं जब वह मर जाते हैं तो उन पर जो फंजाई जो जगत है उसके अंदर आने वाले जैसे पेनिसिलियम वगैरह जैसे जो कवक होते हैं वह उसको सड़ा गलाकर धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं और उसको खा जाते हैं, अर्थात उसका पाचन कर देते हैं। तो इस प्रकार ये विषमपोषी हुए। इसी प्रकार अगर हम देखें प्लांटी, तो प्लांटी के अंदर जो जीव उपस्थित होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, क्योंकि जितने भी प्लांटी जो जगत है इसके अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें पाया जाता है प्लास्टिड अर्थात लवक पाया जाता है, और लवक के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और क्लोरोफिल की सहायता से जो प्लांटी जगत के जीव हैं अर्थात पौधे हैं वह अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण में बना लेते हैं, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्लांटी के अंदर आने वाले सभी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए यह स्वपोषी कहलाते हैं। इसके बाद देखें दोस्तों जो एनिमेलिया है, तो एनिमेलिया के अंदर जो जीव उपस्थित होते हैं वह परपोषी होते हैं, अर्थात वह दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसा कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य जो होता है वह सर्वहारी होता है, परंतु सर्वहारी के साथ साथ वह परपोषी या विषमपोषी होता है, वह दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करता है। जैसे अगर मनुष्य का एग्जाम्पल लें तो मनुष्य या ह्यूमंस जो होता है
वह पेड़ पौधों को खाकर या जंतुओं के मांस को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। अर्थात तो जो मनुष्य है वह कैसा जीव है, वह परपोषी या विषमपोषी जीव है। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं कोशिका भित्ति। अगर हम कोशिका भित्ति देखें तो मोनेरा के अंदर जो उपस्थित जीव हैं इनमें से कुछ जीवों में कोशिका भित्ति है वह उपस्थित होती है और कुछ जीवों में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। और प्रोटिस्टा के जीवों में देखें तो कुछ में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। इसी प्रकार अगर हम फंजाई के जीव देखें तो फंजाई में जितने भी कवक जो आते हैं उन सभी में कोशिका भित्ति है वह पाई जाती है, उपस्थित होती है। प्लांटी के अंदर सभी पेड़ पौधे जो आते हैं उन सभी पेड़ पौधों में भी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। परंतु अगर हम एनिमेलिया के जो जीव आते हैं, एनिमेलिया जगत के अंतर्गत, उन सभी में जो कोशिका भित्ति होती है वह अनुपस्थित होती है। अब हम देखते हैं मोनेरा के उदाहरण या एग्जाम्पल। तो मोनेरा में कौन कौन से जीव आते हैं? तो हम कह सकते हैं कि मोनेरा में जितने भी प्रकार के इस पृथ्वी पर जीवाणु पाए जाते हैं वह सभी जीवाणुओं को या सभी बैक्टीरियाओं को हम मोनेरा जगत के अंतर्गत रखते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत देखें तो साइनोबैक्टीरिया आता है जिसको हम शॉर्ट में बीजीए कहते हैं। और बीजीए की फुल फॉर्म होती है ब्लू ग्रीन एल्गी। अर्थात तो ब्लू ग्रीन जो एल्गी है उसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, या ब्लू ग्रीन एल्गी को हम हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। तो नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया या बीजे जो है वह किसमें उपस्थित होता है? मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखें जो आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं वह भी किस जगत में आते हैं? वह भी मोनेरा जगत में आते हैं। जितने भी प्रकार के जीवाणु हैं वह सब किस में आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं। और आपके तंतु में जीवाणु भी जो है वह किस में आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं। और माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा भी एक जीवाणु है, परंतु माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा एक कोशिकीय जीवाणु है। अगर आपसे कोई पूछता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा जो जीवाणु है उसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। इसके बाद देखते हैं प्रोटिस्टा जगत के जंतु कौन कौन से हैं इसमें। तो इसमें देखें तो इसमें आता है शैवाल। और शैवाल में कौन कौन से शैवाल्स आते हैं? डायटम्स और क्लोरेला। जो प्रोटिस्टा जगत है इसमें हम रखते हैं एक कोशिकीय शैवाल। परंतु इसके बाद हम देखेंगे जो प्लांटी है, प्लांटी में रखते हैं हम बहुकोशिकीय शैवाल। तो एक कोशिकीय शैवालों को हम प्रोटिस्टा में रखते हैं। और कौन कौन से कोशिकीय शैवाल हैं? एक कोशिकीय शैवाल में है डायटम है और क्लोरेला है। और क्लोरेला जो शैवाल है यह एक कोशिकीय होता है, परंतु यह रंग में कैसा होता है? यह हरे रंग का होता है। इसके बाद प्रोटिस्टा में आता है संघ प्रोटोजोआ के जंतु। और संघ प्रोटोजोआ के जंतु कौन कौन से आते हैं प्रोटिस्टा में? तो देखते हैं संघ प्रोटोजोआ में यूग्लिना जो होता है वह भी इसी के अंतर्गत आता है। पैरामीशियम जो है वह भी इसी के अंतर्गत आता है। और जो अमीबा है वह भी प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। अर्थात इन तीनों जीवों को संघ प्रोटोजोआ में रखा जाता है। तो प्रोटिस्टा एक जगत है और प्रोटिस्टा जगत के अंदर भी संघ प्रोटोजोआ आता है। और संघ प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखते हैं फंजाई या जिसको हम कवक कहते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो इसके अंतर्गत फंजाई के अंतर्गत जितने भी प्रकार के इस पृथ्वी पर कवक पाए जाते हैं उन सभी कवकों को फंजाई में रखा जाता है, जिसके अंतर्गत आता है ईस्ट। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट जो है एक कोशिकीय कवक है। बाकी ईस्ट को छोड़कर जो पेनिसिलियम और मशरूम है यह बहुकोशिकीय कवक होते हैं। तो फंजाई के अंदर कवक आते हैं, ईस्ट आता है, पेनिसिलियम आता है और मशरूम आता है। ईस्ट जो है एक कोशिकीय कवक है, बाकी जो आपका पेनिसिलियम और मशरूम है यह बहुकोशिकीय कवक होते हैं। और दोस्तों आपने मशरूम को देखा होगा कि जहां पर गंदगी होती है, कूड़ा करकट होता है, वहां पर छाते या अम्ब्रेला के आकार की आपने एक शेप देखी होगी जिसको हम मशरूम कहते हैं। इसके बाद चलते हैं प्लांटी, जिसको हम पादप जगत भी कहते हैं। और इस प्लांटी के अंतर्गत आते हैं सभी प्रकार के पौधे, जैसे कि बहुकोशिकीय शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद लास्ट में लेते हैं एनिमेलिया जगत। और एनिमेलिया जगत के अंतर्गत जितने भी प्रकार के जो जंतु हैं, जंतु में जैसे हाइड्रा है, जेलीफिश है, कृमि है, कृमि में आता आपका एस्केरिस आता है, और इसके साथ साथ फीता कृमि भी आता है, सितारा मछली है, मछलियां जितनी प्रकार की मछलियां हैं, सरीसृप, सरीसृप में वह जीव आते हैं जो रेंगते हैं। रेंगने वाले जीवों को हम सरीसृप में रखते हैं, जैसे कि छिपकलियां, जो छिपकली होती हैं वह सरीसृप के अंतर्गत आती हैं। जो स्नेक होते हैं या सांप होते हैं वह सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं क्रोकोडाइल या घड़ियाल। इसके बाद देखते हैं ओवेचर। ओवेचर में वह जीव उपस्थित होते हैं
या वह जीव आते हैं जो जल और जमीन दोनों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात दोनों पर रह सकते हैं। जैसे कि मेढक, मेढक जल में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, तो यह उभयचर में आते हैं। इसके बाद देखते हैं पक्षी, तो पक्षी में वह आते हैं जो अंडे देते हैं और जो हवा में उड़ सकते हैं, तो वह पक्षी में आते हैं। और स्तनी वर्ग में वह आते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को जन्म देने के बाद उनको स्तनपान कराते हैं, अर्थात मेमोरी ग्लैंड से उनको दूध या मिल्क प्रोड्यूस कराते हैं या पिलाते हैं, तो उनको रखा जाता है स्तनी में। तो दोस्तों आज हमने जो आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन था उसके लक्षणों को देखा और उसके एग्जाम्पल को और कुछ जो लक्षण थे उनको मैंने आपको एक सारणी के द्वारा, एक टेबल के द्वारा आपको समझाया। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक में लेंगे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, और इस टॉपिक को हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में जो अंतर है इसको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।